जय हिंद दोस्तों। आज 13 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि जो भी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक सेपरेट सेट डिस्कशन एनालिसिस स्टार्ट किया है, जहां पे हम लोग प्रभात पब्लिकेशन का सेट डिस्कशन आपके साथ करते हैं। प्रत्येक दिन मैं एक सेट डिस्कस आपके साथ करता हूं। प्रभात पब्लिकेशन की जो किताब है, ये पुस्तक है, ये बिहार के आईएएस अधिकारी हैं रंजीत कुमार सिंह सर के द्वारा लिखा गया है। उसी का मैं सेट डिस्कस आपके साथ करता हूँ। तो आप लोग निश्चित तौर पे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारा सेट डिस्कशन आप लोग देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। वीडियो को देखना शुरू किया तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि कृषि उत्पाद में भारत ने पिछले 5 वर्ष में मूल्य के आधार पर सबसे अधिक आयात किया। ऑप्शन ए है मसाला, बी है ताजे फल, सी है दलहन या डी है वनस्पति ऑयल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 वर्ष से यूपीएससी लगातार इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है। मैं आखिर में डिटेल से इस पे डिस्कस कर दूंगा। चीन की लिखित समझौते की अवहेलना ने एलएसी पे स्थिति बिगाड़ी। तो हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं वो गए हैं अभी मेलबर्न। क्यों गए हैं? क्योंकि क्वाड के विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन था, जहां पे क्वाड के चारों ही देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के विदेश मंत्री मौजूद हैं और सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वाड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाड पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा जो हमारे देश के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है कि चीन की लिखित समझौता की अवहेलना ने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्थिति बिगाड़ी है। आखिर ये किस पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, आखिर किस समझौता की चर्चा कर रहे हैं? इंडिया चाइना रिलेशन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था और डिटेल से वीडियो बनाया था। लगभग 15 मिनट का वीडियो है, आप लोग जाकर के वो देख लीजिएगा। काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ से। यहाँ पे बेसिकली मैं चर्चा कर रहा हूँ कि किस समझौता की चर्चा हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा है कि किस समझौता का उल्लंघन चीन ने किया है, जिससे LAC पे तनाव की स्थिति बिगड़ी है। 1954 इंडिया चाइना रिलेशन का एक महत्वपूर्ण वर्ष था। क्यों? क्योंकि इसी समय में पंचशील समझौता को साइन किया था भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और चीन के राष्ट्रपति झाओ एनलाई के द्वारा। और इसी समय में ये नारा काफ़ी फेमस हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। वो नारा भी पंचशील के बाद ही दिया गया था। उसके बाद 1962 दोनों देशों के बीच में लड़ाई होती है, वार होती है, और वार के बाद दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक संबंध बंद हो जाते हैं। फिर 1976 में डिप्लोमेटिक संबंध फिर से शुरू होता है। तो 62 से लेकर के 76 तक लगभग 14 वर्ष तक हमारा डिप्लोमेटिक संबंध चीन के साथ बंद था। उसके बाद 1988 हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी चीन का यात्रा करते हैं और संबंध को सामान्य करने का प्रयास करते हैं। 1992 हमारे देश के राष्ट्रपति चीन की यात्रा करते हैं फिर से। तो एक समझौता जो हुआ था वो 1992 में चीन और भारत के बीच में हुआ था, और एक समझौता 2003 में हुआ था जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने दौरा किया था चीन का। द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉर्पोरेशन इन चाइना इंडिया रिलेशन, ये हस्ताक्षर हुआ था उस समय में। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और इसी दोनों जो एग्रीमेंट है उसकी चर्चा यहाँ पे हमारे विदेश मंत्री के द्वारा किया गया। बाकी इंडिया चाइना रिलेशन पे जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था वो देख लीजिएगा, बहुत हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी में ABG शिपयार्ड पे केस। ABG शिपयार्ड जो है जहाज निर्माण करती है और मरम्मत करती है। ये अब तक की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी मानी जा रही है। 22,842 करोड़ की बैंकिंग धोखाधड़ी है, लगभग 23,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग धोखाधड़ी है। तो ये अब तक बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी मानी जा रही है। अब देखिए इसकी जांच जो है सीबीआई ने करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग सीबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे।
सीबीआई मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो सीबीआई गृह मंत्रालय के तहत काम नहीं करता है, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत काम करती है। सीबीआई इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी, ना तो संवैधानिक निकाय है, ना तो संविधान में सीबीआई का कहीं जिक्र है, और ना ही संसद के किसी एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना किया गया। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर सीबीआई को शक्ति कहाँ से मिलता है, सीबीआई किस आधार पर छापा कर सकती है। तो सीबीआई जो छापा मारती है वो बेसिकली दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के आधार पर मारती है। सीबीआई को दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई को शक्ति प्राप्त है। सीबीआई की स्थापना 1963 में किया गया था। संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की स्थापना किया गया था। और सीबीआई इंटरपोल के सहयोगी संस्था के रूप में काम करती है, यानी इंटरपोल को कोई इन्फॉर्मेशन इंडिया से चाहिए तो सीबीआई से ले सकती है, सीबीआई को विश्व को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इंटरपोल से लेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सीबीआई के बारे में कई सारे पॉइंट हैं, जैसे इस बार मेंस में देखेंगे आप। देखिए ये जो पॉइंट है सो मोटो नहीं, एक सेकेंड में दिखाता हूं। ओके, यहाँ मिल नहीं रहा है, लेकिन एक जो पॉइंट है सीबीआई में से संबंधित मेंस का क्वेश्चन देखिएगा यूपीएससी का 2021 का। तो क्वेश्चन पूछा गया था आम सहमति के बारे में। आम सहमति एक जनरल टर्म है, आम सहमति। ये जो आम सहमति बेसिकली होता क्या है? देखिए सीबीआई अगर कहीं जांच करेगी, मान लीजिए सीबीआई को बिहार में आकर के सीबीआई को जांच करना है, तो सीबीआई क्या करेगी कि बिहार सरकार से परमिशन लेगी, और बिहार सरकार परमिशन देती तभी जाकर के सीबीआई बिहार में जांच करेगी। सीबीआई को महाराष्ट्र में जांच करना है तो सीबीआई महाराष्ट्र सरकार से परमिशन लेगी, और महाराष्ट्र सरकार परमिशन देगी तभी जाकर के सीबीआई महाराष्ट्र में जांच करेगी। अगर सीबीआई मान लीजिए बार बार उसको काम बिहार सरकार से पड़ेगा, या बिहार में बार बार उसको जांच करना है, तो ऐसे कंडीशन में हर एक बार अगर मान लीजिए बिहार सरकार से वो परमिशन लेगी तो उसको लेट हो सकता है, लेट लतीफ़ी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बिहार सरकार ने कहा कि ठीक है हम आपको आम सहमति देते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है जनरल कंसेंट। हम आपको आम सहमति देते हैं कि आप आइए जांच कीजिए, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको बार बार हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मैक्सिमम सरकार जो है देश की सरकार ने सीबीआई को आम सहमति दिया हुआ था कि आप आकर के जांच कीजिए, बार बार हमसे पूछने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि कई जगह जो है जो विपक्ष की सरकार है, जो केंद्र में सत्ता पार्टी है उससे विपक्ष की सरकार है, वो कई जगह जो है सीबीआई से आम सहमति वापस ले लिया। मसलन राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या कई अन्य जगह सीबीआई से आम सहमति वापस ले लिया गया। यानी अब सीबीआई महाराष्ट्र में जाकर के जांच करेगी, तभी जाकर के जांच कर सकती है जब महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को परमिशन देगी। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2021 में पूछा गया। ईशान सबसे महंगे खिलाड़ी दीपक दूसरे नंबर पे बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ईशान किशन बेसिकली पटना से ही बिलोंग करते हैं। तो आईपीएल के इस बार के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन जो है वो पटना से ही बिलोंग करते हैं। एयर शो में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंची भारतीय वायुसेना का 44 सदस्यीय दस्ता। तो एयर शो होगा वहाँ पे सिंगापुर में होता है, और ख़ास करके हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो इस तरह के शो में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है भारतीय दस्ता पहुँच गया है आपको सिंगापुर, और मुख्य रूप से इसमें तेजस पार्टिसिपेट करेगा। तो तेजस जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये तेजस है। तेजस की बात की जाए तो इसकी गति है 2376 किलोमीटर प्रति आवर।
स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। और हेल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसकी स्थापना किया, इसकी निर्माण किया, सॉरी। दो पेज जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का साक्षात्कार है, उनका इंटरव्यू है। दैनिक जागरण के द्वारा पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया गया है। ये जो पेज है इस पे पूरी तरह से राजनीतिक है, तो इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया हुआ। ये जो पेज है इसमें जो साक्षात्कार है वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने टिक कर दिया, जैसे इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, जो आपको पढ़ना चाहिए, पीएम मोदी का जो साक्षात्कार है, जो राजनीतिक संबंधित टॉपिक है उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो पीएम मोदी का वैसा पॉइंट जो देश हित में है या आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने टिक कर दिया है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एनसीएस से जुड़ेंगे उद्यम व ई श्रम पोर्टल। एनसीएस मतलब होता है नेशनल कैरियर सर्विसेज, मतलब आपको रोजगार चाहिए तो आपको जाकर के एनसीएस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। ई श्रम पोर्टल बेसिकली लाया गया था और संगठित क्षेत्र के लिए ई श्रम पोर्टल लाया गया था। अभी तक लगभग आई थिंक 35 करोड़ के आसपास लोग जो है ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर कर चुके हैं। तो एनसीएस से ई श्रम पोर्टल जुड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वैसे श्रमिक जिसको जॉब की आवश्यकता है, वहाँ एनसीएस जो है वो उसको बता सकती है कि यहाँ पे आपके लिए ये जॉब अवेलेबल है। नए साल में हर 5वें दिन बन रही है एक यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न कंपनी वैसे स्टार्टअप कंपनी को कहा जाता है जिसकी मार्केट कैपिटल $1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। $1 बिलियन जो इंडियन करेंसी में होता है 7500 करोड़ रुपीस। तो वैसी स्टार्टअप जिसका मार्केट कैपिटल 7500 करोड़ रुपीस या $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है, उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न कंपनी। तो हर नए साल में हर 5वें दिन बन रही है यूनिकॉर्न। और मैं ये देख रहा हूँ कि स्टार्टअप को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है, बजट में भी चर्चा किया गया था। तो स्टार्टअप आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। छतों पे सोलर पैनल लगाने के लिए सीधे बैंक खाते में मिलेगी सब्सिडी। 2015 में आप सभी को याद होगा कि पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस समझौता में भारत ने कुछ कमिटमेंट किया था। भारत ने कहा था कि 2022 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 175 गीगावाट 175 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा क्रिएट करेंगे 2022 तक। ये हमारा कमिटमेंट था पेरिस समझौता 2015 में। अब जो है 175 में जो है 100 गीगावाट का टारगेट था सोलर से, बाकी बायोमास था या बाकी जो है कह सकते हैं विंड एनर्जी था, तो बाकी अन्य था, लेकिन 100 गीगावाट का टारगेट था सोलर से। इस 100 में 40 गीगावाट का टारगेट था रूफ टॉप सोलर से। रूफ टॉप सोलर क्या होता है कि आपके जो छत होता है, छत पे जो सोलर प्लेट लगाया जाता है उसको कहा जाता है रूफ टॉप सोलर प्लेट। तो 40 गीगावाट का टारगेट हमारा था 2022 तक का रूफ टॉप के माध्यम से, यानी छत पे सोलर लगा करके बिजली क्रिएट करने से। लेकिन एक रिपोर्ट आया था अक्टूबर 2021 में, एक रिपोर्ट आया था, उसमें कहा गया था कि सिर्फ 6 गीगावाट रूफ टॉप सोलर एनर्जी क्रिएट हुआ है अक्टूबर 2021 तक। अब सोच के देखिए 2022 तक हमारा टारगेट है कितना का, 40 का टारगेट है, और अक्टूबर 2021 तक हम सिर्फ 6 गीगावाट ही रूफ टॉप सोलर क्रिएट कर पाए। तो इसी को लेकर के सरकार अब प्रतिबद्ध है कि छत पे सोलर पैनल लगाने के लिए सीधे जो है सब्सिडी आपके अकाउंट में जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा।
एडिटोरियल आज का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। चीन की चुनौतियों का सामना कर रहे भारत के क्षेत्रीय उदय का करेंगे समर्थन। तो भारत जो है, अमेरिका के द्वारा एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में अमेरिका ने जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई है अमेरिका ने, उसमें भारत को लीडर कहा है। भारत ने को हिंद प्रशांत क्षेत्र का लीडर उन्होंने कहा है। तो निश्चित तौर पे चीन को अगर इनकाउंटर करना अमेरिका को, तो भारत का समर्थन करना होगा, या भारत को अमेरिका का समर्थन करना होगा। चीन को चुनौती देने के लिए सोलोमन द्वीप पे दूतावास खोलेगा अमेरिका, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए लौटते हैं क्वेश्चन पे। आज का न्यूज संडे का जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज संडे को नहीं रहता है, तो लौटते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कृषि उत्पाद में पिछले 5 वर्ष में मूल्य के आधार पर सबसे अधिक आयात किया है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका जो हम आयात करते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी हम लोग आयात करते हैं, तो उसमें सबसे अधिक आयात किसका किया जाता है? मूल्य के आधार पे, यानी जिसके आयात करने पे हमें सबसे अधिक पैसा का खर्चा होता है, हमारी फॉरेक्स रिजर्व सबसे अधिक खर्च होती है, तो वो होता है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल पे सबसे अधिक भारत पैसा खर्च करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, और यही कारण है कि वनस्पति तेल को लेकर के सरकार ने पाम ऑयल मिशन लॉन्च किया था। और अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे तो पिछले 3 वर्ष से लगातार यूपीएससी ने वनस्पति तेल को लेकर के क्वेश्चन पूछा। इस बार भी बजट में चर्चा किया गया है वनस्पति तेल को लेकर के, क्योंकि भारत चाहता है कि जल्द से जल्द हम वनस्पति तेल में, जो खाने वाला तेल है, उसमें जल्द से जल्द हम आत्मनिर्भर हो सकें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।